दोस्तों ये स्टोरी का 53 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। दादाजी की ओर बढ़ते हुए दादी ने कहा, वह किस झूठ की बात कर रहा है। दादाजी घबरा गए और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो अमिता? मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा था। तुम्हारे लिए यह जगह सेफ नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने दादी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अपना हाथ दूर करते हुए दादी ने कहा, मैं अपने पोते पोतियों के बारे में परेशान थी। ओके, जब वह सब यहाँ पर हैं तो तुम कैसे हमसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं घर पर बैठकर आराम करूंगी? मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर आई हूँ। आराध्या और बाकी सब बिल्कुल ठीक हैं, तो चलो चलते हैं, दादाजी ने कहा। अशोक, तुम क्या छुपा रहे हो? दादी ने पूछा। दादाजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। यह सुनकर बलराज हंसने लगा और बोला, अब तुम्हें क्या डर लग रहा है? तुम अमिता को मेरे बारे में क्यों नहीं बताते? तुम चुप रहो, दादाजी गुस्सा में चिल्लाए। दादी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, अशोक, क्या तुम्हारा पहले किसी के साथ अफेयर था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, दादाजी ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुमने कभी मेरे साथ चीट किया? दादी ने पूछा। अमिता, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, दादाजी ने कहा। क्या मुझसे पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? दादी ने पूछा। नहीं, तुम ही मेरा फर्स्ट लव और लास्ट लव हो, दादाजी ने कहा। दादाजी के आंसर से सेटिस्फाई होकर दादी ने बलराज की तरफ देखा और कहा, ओके, अब तो मुझे बताओ कि तुम और अशोक किस झूठ के बारे में बात कर रहे हो? अमिता, दादाजी की बात बीच में काटते हुए दादी ने कहा, अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो तुम किस से डर रहे हो? क्या तुम्हें याद है कि कॉलेज में अशोक तुम्हें हमेशा ही लेटर देता था? बलराज ने पूछा। जब दादी ने अपना सिर हिलाया, बलराज ने कहा, लेकिन उसने वह लेटर नहीं लिखा था। दादी ने भौं चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह सारे लेटर मैंने लिखे थे और मैंने उससे तुम्हें देने के लिए कहा था। लेकिन बलराज की बात बीच में काटते हुए दादी ने दादाजी के सिर पर हाथ फेरा और चिल्लाई, क्या तुमने वह लेटर नहीं लिखा था? दादाजी ने ना में अपना सिर हिलाया और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने नहीं, मैंने वह लेटर लिखा था, बलराज ने अपने आप पर मुस्कुराते हुए कहा। जो लेटर मैंने अपनी अलमारी में संभाल कर रखा है वह मेरे हस्बैंड ने नहीं बल्कि पार्थोटैक्स मैंने लिखा है, दादी चिल्लाई। दादाजी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि तुमने मेरे लिए कभी भी कोई लेटर नहीं लिखा और यह देखो, मैंने तुमसे शादी कर ली। यह सुनकर दादाजी ने दादी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अमिता, मैंने वह लेटर भले ही ना लिखा हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग हमेशा से ही थी। उनसे अपना हाथ दूर करते हुए दादी ने बलराज की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने उन लेटर को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि वह सब अशोक मुझे यह लिख कर दे रहा है। अगर मुझे पता होता कि यह तुम मुझे दे रहे हो तो मैं यह सब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और उस इंसान को मार डालती जो मुझे यह दे रहा है। बलराज की बात बीच में काटते हुए दादी ने कहा, अशोक सिंघानिया, तुम आज रात गार्डन में सो रहे हो। इतना कहकर वह अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से बाहर निकल गई। अमिता, रुको, दादाजी अपनी वाइफ के पीछे भागते हुए चिल्लाए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बलराज चिल्लाया। रुद्र, यह सब क्या था? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, वेल, आज दादाजी का एक सीक्रेट खुल गया है। आपका क्या मतलब है? आराध्या ने पूछा। तभी बलराज ने अचानक अपने सीने पर हाथ रख लिया और फर्श पर गिर पड़ा। वहां क्या हुआ था? सार्थक ने कहा। चलो जाकर देखते हैं, रुद्र ने कहा। इतना कहकर रुद्र ने अपने गार्ड को आराध्या और बाकी सबको प्रोटेक्ट करने का इशारा किया और वहां से सार्थक और सिद्धार्थ के साथ बलराज की तरफ जाने लगा। दूसरी ओर जब बलराज के बॉडीगार्ड ने बलराज को जमीन पर गिरते हुए देखा तो उन सब ने विशाल को छोड़ दिया और उसकी तरफ भागे और इससे पहले कि रुद्र के लोग विशाल को पकड़ पाते, उसने एक गार्ड से एक बंदूक छीन ली और उसे रुद्र की ओर पॉइंट किया। यह देखकर आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रुद्र के सीने पर बंदूक रखते हुए बलराज ने कहा, अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। विशाल, तुम कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो, सार्थक ने कहा। तभी मिस्टर सिंघानिया को छोड़कर एक कोने में खड़े हो जाओ, विशाल ने कहा। जैसा वह कहता है वैसा करो, रुद्र ने कहा। अपना सिर हिलाते हुए सभी धीरे धीरे अलग अलग कोनों में शिफ्ट होने लगे। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। तुम्हारी फैमिली ने हमेशा मेरी फैमिली को निशाना बनाया
और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नहीं, मैं इस बार तुम्हारी फैमिली को जीतने नहीं दूंगा, विशाल ने कहा। उसकी बात सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इन सब की कोई परवाह है? तुम पहले से ही सब कुछ खो चुके हो विशाल। मैंने पहले ही तुमसे सब कुछ ले लिया है, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर मुझे कुछ भी हो गया तो भी मेरी वाइफ और मेरे बेबी बिल्कुल सेफ रहेंगे और शांति से रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? आई थिंक अबाउट इट। तुम इतना नीच हो कि तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हें अपने पापा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और तुम्हारी दूसरी बेटी तुम्हें कभी भी मारने के लिए तैयार है। मेरे पास एक प्यारी सी फैमिली है, एक खूबसूरत वाइफ है और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या है? जिस लड़की से तुमने प्यार किया वह तुम्हारी लापरवाही की वजह से मर गई। चुप रहो, चुप हो जाओ और एक भी शब्द मत कहना, विशाल चिल्लाया। ट्रिगर प्रेस करने के लिए रेडी, विशाल ने कहा। टुडे आई विल किल यू। अचानक विशाल के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे फर्श पर गिर पड़ी और उसने अपनी पीठ को झुकाया और दर्द से कराह उठा। दूसरी ओर से कुणाल, जो विशाल को गोली मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था, यह सब देखकर उसने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तुम अपना टारगेट कैसे मिस कर सकते हो? अंगद ने शिकायत करते हुए कहा। हैरानी से कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने शूट नहीं किया। फिर वह सार्थक की ओर मुड़ा और फिर सिद्धार्थ की तरफ। जब उन सब ने ना में अपना सिर हिलाया तो उसकी भौं और गहरी हो गई। अगर उनमें से किसी ने गोली नहीं चलाई तो किसने चलाई? लेकिन तभी कुणाल की नजर आराध्या पर पड़ी, जो अपने हाथ में बंदूक पकड़े हुए थी और उसका निशाना बिल्कुल विशाल की पीठ की तरफ था। यह देखकर उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। दूसरी ओर अपनी बंदूक नीचे फेंकते हुए आराध्या जल्दी से रुद्र की तरफ दौड़कर चली गई। रुद्र के पूरे बॉडी को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हुए आराध्या ने पूछा, आप ठीक तो हो ना? क्या तुमने विशाल को शूट किया था? रुद्र ने पूछा। यह सुनकर आराध्या ने उसके शर्ट को पकड़ते हुए अपना सिर सीने से लगा लिया और कहा, मुझे लगा कि वह आपको गोली मार देगा तो मैं। जब आराध्या ने विशाल को रुद्र की तरफ गन पॉइंट करते हुए देखा तो वह बहुत ज्यादा पैनिक हो गई, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने पास खड़े गार्ड से गन लेकर विशाल की तरफ पॉइंट किया और अपनी आंखें बंद करके अपने कांपते हाथों से ट्रिगर दबा दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसके और आसपास खड़े गार्ड कुछ नहीं कर सके। विशाल को देखकर, जो अब बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था, आराध्या ने पूछा, क्या वह मर गया है? शायद अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही मर जाएगा। तुम्हें उस बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आराध्या की तरफ देखते हुए रुद्र ने कहा, और फिर अपने सब ऑर्डिनेट को वहां से विशाल को ले जाने का इशारा किया। सार्थक, मैं उन दोनों को जिंदा चाहता हूँ, रुद्र ने कहा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो अब वैशाली, आराध्या और अन्ना को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं और उनका चेकअप करवाते हैं। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अंगद, मैं और रॉबिन भाई इन सब चीजों को देख लेंगे, कुणाल ने कहा। हाँ प्लीज, तुम सब ऋचा को यहाँ से आज अपने साथ ले जाओ, रॉबिन ने कहा। और रुद्र ने अपना सिर हिलाया और बाकी सबके साथ वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर के दीवारों को पकड़े हुए स्टीफन ने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा। वह कल रात से शराब पी रहा था, क्योंकि वह टीना के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। अपनी धुंधली आंखों को साफ करने की कोशिश करते हुए स्टीफन जमीन पर गिरने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधों को पकड़ लिया। बॉस, लीला ने कहा। लीला ने अपनी नाक सिकोड़ना जब उसे स्टीफन के बॉडी से शराब की स्मेल आ रही थी। लेट मी हेल्प टू यू योर रूम, लीला ने उसको हेल्प करते हुए कहा। रूम के अंदर जैसे ही लीला और स्टीफन रूम के अंदर आए, अचानक स्टीफन ने दरवाजा बंद करने के बाद लीला को दरवाजे से चिपका दिया। लीला ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब स्टीफन ने अचानक उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। लीला खुद को छुड़ाने के लिए उसे धक्का देने लगी और उसके बॉडी पर नाखूनों से स्क्रैच भी करने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लीला जोर से चिल्लाई जब स्टीफन ने उसकी टी शर्ट को फाड़ दिया। प्लीज स्टॉप, लीला चिल्लाई, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। लीला स्टीफन को मारने लगी, उस पर हमला करने लगी, लेकिन किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं हुआ। उसे बिस्तर पर फेंकते हुए स्टीफन उसके ऊपर आ गया और जबरदस्ती उसके कपड़ों को खोलने लगा। लीला किसी भी तरह से उसे रोक नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
प्लीज रुक जाइए, लीला ने आंखें बंद करने से पहले कहा। उसकी आंखों को किस करते हुए स्टीफन ने कहा, टीना प्लीज रो मत, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जब लीला ने अपनी आंखें खोलकर स्टीफन के लेस भरी आंखों को देखा तो उसने कहा, मैं टीना नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लीला चिल्लाई, लेकिन शायद उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। लीला चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे बस नफरत हो रही थी कि वहीं दूसरी तरफ स्टीफन काफी देर बाद रुका और धीरे धीरे उसे होश आने लगा। शुरू में जब उसने लीला को देखा तो उसे लगा कि वह टीना है, लेकिन जब अचानक लीला ने उसे लात और मुक्के मारने शुरू किए तो उसे होश आ गया। लेकिन वह लीला को लाइक करता था और बहुत लॉन्ग टाइम से उसे उसके साथ ऐसा करना चाहता था, और अब जब उसे ऐसा करने का मौका मिला तो उसने उसका फायदा उठाने का फैसला किया। धीरे धीरे बिस्तर से उठते हुए लीला नीचे उतरने ही वाली थी कि स्टीफन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जब हम इसे पहले ही कर चुके हैं तो इसे दोबारा क्यों नहीं करते, स्टीफन ने कहा। उसके हाथों को मोड़ते हुए लीला ने भौहें चढ़ाई और चिल्लाई, बस्टर्ड, तुमने जो किया उसके बाद मैं तुम्हारे खिलाफ केस करने जा रही हूँ। स्टीफन ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? अरे मैं तुम्हें बता दूं, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली को सफर करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी फैमिली को सफर करवा लूंगा, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मानो। लीला उसकी बात सुनकर चुप हो गई। वह 2 साल से स्टीफन के साथ काम कर रही थी और वह जानती थी कि वह क्या करने में सक्षम है। लीला उन सभी कंकालों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी जो उसकी कोठरी के अंदर छिपे हुए थे। स्टीफन एक शातिर आदमी था और अपनी दिखावटी गुड इमेज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। लीला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी फैमिली में सिर्फ वही इनकम करती थी। उसकी माँ नहीं थी, उसके पापा कैंसर के मरीज थे और उसका छोटा भाई था जो पढ़ाई कर रहा था। उसे अपने पापा के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और इसीलिए वह बेग के साथ काम कर रही थी। हालांकि वह उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। हॉस्पिटल विशाल ठीक है, लेकिन बलराज, सार्थक बोलते बोलते रुक गया। उसके बारे में क्या? रुद्र ने पूछा। बलराज की इंजरी बहुत सीरियस है और उसका राइट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है, सार्थक ने कहा। रुद्र ने कुछ देर सोचा और कहा, हम दोनों को बेस में शिफ्ट कर दो। सार्थक के होठों के किनारे मुड़ गए और उसने पूछा, तो क्या मैं अब उसका यूज कर सकता हूँ? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम कर सकते हो। यह सुनकर उनके पीछे खड़े कबीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, अरे मैं भी उस बूढ़े आदमी और विशाल को टॉर्चर करना चाहता हूँ। तो रुद्र ने हंसते हुए कहा, उन दोनों को सार्थक पर छोड़ दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। यह सुनते ही कबीर की आंखें चमक उठी। सरप्राइज? सच में बिग बॉस? कबीर ने पूछा। उसका सिर थपथपाते हुए रुद्र ने अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ, तुम लियो को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहो। मैं आज रात सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ और अपनी पत्नी के साथ घर पर रहना चाहता हूँ, रुद्र ने कहा। तभी टीना, कीर्ति, अंगद और कुणाल हॉस्पिटल के अंदर आ गए। हम अंदर जाते हैं, कीर्ति और टीना ने लिफ्ट की ओर चलने से पहले कहा। फिर कीर्ति और टीना के चले जाने के बाद अंगद ने पूछा, क्या सब ठीक है? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम सब तुम्हारे होने वाले साले का इंतजार कर रहे हैं। अंगद ने भौहें चढ़ाई और पूछा, वह क्यों? हमें जितनी जल्दी हो सके सब कुछ से छुटकारा पाना होगा, रुद्र ने कहा। आपका क्या मतलब है? अंगद ने पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लियोनार्डो के यहाँ पर आने के बाद मुझे कॉल करना, आराध्या के रूम की तरफ जाते हुए रुद्र ने कहा। आराध्या के रूम के अंदर जब रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा डॉक्टर ने अभी आराध्या के चेकअप को कंप्लीट किया था। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है और उन्हें कुछ वजन भी बढ़ाना है, डॉक्टर ने बताया। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और पूछा, और कुछ? अभी के लिए बस इतना ही। मैं फिर से कुछ टेस्ट करने के लिए सुबह यहाँ पर वापस आऊंगी, डॉक्टर ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। डॉक्टर के जाने के बाद रुद्र ने कहा, क्या तुमने सुना कि डॉक्टर ने क्या कहा? आराध्या ने कहा, मैं हर टाइम आराम ही करती रहती हूँ रुद्र, और मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया है। मुझे डाउट है कि डिलीवरी के बाद क्या मैं अपने पुराने कपड़े फिर से पहन पाऊंगी। उसके पास बैठकर रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें मेरी पूरी अलमारी चेंज कर दूंगा। मैं और ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि मैं सबके सामने बुरा नहीं दिखना चाहती। लोग क्या कहेंगे? देखो रुद्र सिंघानिया की वाइफ कितनी मोटी है और मैं नहीं सुन सकती, आराध्या ने रुद्र के सीने से लगते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम ज्यादा सोचना बंद करो। कोई भी कभी भी मेरी खूबसूरत पत्नी को मोटी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। काफी देर तक चुप रहने के बाद आराध्या ने पूछा,
रुद्र, क्या वह मर गया? कौन? विशाल, रुद्र ने पूछा। जब आराध्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह अभी जिंदा है। डोंट वरी, तुमने किसी को नहीं मारा। आराध्या ने राहत की सांस ली और पूछा, पापा भी कैसे हैं? वह घर पर हैं, रुद्र ने कहा। क्या मैं घर जा सकती हूँ? आराध्या ने पूछा। उसकी पीठ थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, तुम्हें रात यहीं रुकनी है, मैं तुम्हें कल वापस ले जाऊंगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे सो गई। तभी कबीर ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बिग बॉस। धीरे धीरे आराध्या का सिर अपने सीने से हटाते हुए रुद्र ने उसकी जगह पर एक पिलो रख दिया और वहां से चला गया। जब रुद्र बाहर आया तो उसने देखा लियोनार्डो, बेक, अंगद, कुणाल, टीना और कीर्ति आपस में बात कर रहे थे। सिद्धार्थ और सार्थक कहाँ है? रुद्र ने पूछा। रॉकी उन्हें बुलाने गया है, कबीर ने कहा। तभी सार्थक और सिद्धार्थ वहां पर आ गए और फिर उन्होंने अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी। तुम देखो, सरप्राइज चाहते हो, लेकिन मुझे फिर सिर्फ स्टीफन बैग चाहिए, रुद्र ने कहा। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन तुम उसे क्यों चाहते हो? लियो ने पूछा। तुम्हें अपना बेक इंटरप्राइज मिल रहा है, इसलिए सवाल पूछना बंद करो, सार्थक ने कहा। लियो ने आंखें घुमाई और कहा, ओके, लेकिन प्लान क्या है? फिर अपने प्लान को समझाने के बाद रुद्र ने कहा, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह डिस्ट्रैक्ट हो सके और हमारे जाल में फंस जाए। तुम्हारी प्लानिंग तो सही है, लेकिन उस चालाक और शातिर आदमी को अपने जाल में फंसाना बहुत मुश्किल है, लियो ने कहा। हम उसे सीधे गोली क्यों नहीं मार देते? वैसे भी वह किसी काम का नहीं, अंगद ने कहा। सिर्फ वही जानता था कि वह उस आदमी से कितनी नफरत करता था। कुणाल ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, चार्ल्स बेक स्टीफन को लियो और टीना से भी ज्यादा प्यार करता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर स्टीफन बेक की अचानक मौत हो गई तो क्या होगा? वह बूढ़ा पागल हो जाएगा और लियो पर उसे मारने का आरोप लगाएगा। अंगद ने आह भरी और कहा, ओके, फिर तुम लोग चीजों को अरेंजमेंट कर लो और फिर मुझे बताओ, मैं टीना और कीर्ति को घर ले जाऊंगा। टीना और कीर्ति, जो उनसे बहुत दूर नहीं खड़ी थी, उन्होंने वह सब कुछ सुना जिसके बारे में भी बात हो रही थी। टीना और कीर्ति की तरफ जाते हुए अंगद ने कहा, आओ घर चलते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए भाभी और बाकी सबके साथ रहूंगी, तुम दोनों जा सकते हो, कीर्ति ने कहा। टीना और अंगद ने अपना सिर हिलाया और चले गए। कई घंटे बाद होटल। स्टीफन बेक अपनी नींद से जाग गया जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। घड़ी पर नजर डालने पर उसने महसूस किया कि वह काफी देर से सोया था और शाम के 7 बज चुके थे। वह धीरे से बेड से नीचे उतर गया और फिर जाकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के सामने खड़े इंसान को देखकर उसने चौंक कर अपनी आंखें फैलाई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? टीना ने पूछा। स्टीफन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, बिल्कुल। कमरे के अंदर इधर उधर टीना ने पूछा, कितने दिन से यहाँ हो? 1 महीना, स्टीफन ने उसके सिर से पैर तक घूरते हुए कहा। टीना ने एक नॉर्मल टॉप और पैंट पहन रखी थी, लेकिन स्टीफन अभी भी उसकी ओर देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब तक मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, टीना ने कहा। कुछ देर रुक कर टीना ने कहा, मैं आज रात के लिए आपकी होने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? स्टीफन ने उसे देखते हुए पूछा। मुझे वह सब कुछ चाहिए जो चार्ल्स बेक ने आपको मेरी माँ के नाम पर दिया है, सिवाय बेक इंटरप्राइजेज और बेक मेंशन के शेयरों के, टीना ने कहा। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं? लेकिन तुम मुझे वह नहीं दो जो मैं चाहता हूँ, स्टीफन ने पूछा। टीना ने हंसते हुए कहा, मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ और आपके कमरे में हूँ। आपको कुछ भी करने की आजादी है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद। इतना कहकर उसने अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल लिए। 1 सेकंड के लिए भी बिना सोचे समझे स्टीफन ने उसके हाथ से डॉक्यूमेंट लिए और बिना सोचे समझे उस पर साइन कर दिए। कितने सालों से वह चाहता था कि टीना खुद को उसके पास सरेंडर कर दे। इतने सालों से वह उसके बॉडी के हर एक पार्ट को टच करना चाहता था। स्टीफन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपने साथ इमेजिन करने लगा। टीना को पेपर पास करने के बाद स्टीफन ने कहा, चलो शुरू करें। इतना कहकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन डॉक्यूमेंट देखते हुए टीना ने कहा, वहीं रुक जाओ, मुझे पहले उन्हें देखने दो। स्टीफन मुस्कुराया और कहा, तुम अपना टाइम लो। इतना कहकर वह सोफे पर बैठ गया। स्टीफन उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, वह चाहता था वह खुद उसके पास आए। स्टीफन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कितने लोगों के साथ सोई थी, वह बस चाहता था कि वह उसके साथ एक बार सोए।
टीना के उन डॉक्यूमेंट को अपने बैग के अंदर रखने के बाद स्टीफन तो फिर से उठा और उसकी तरफ जाने लगा। फिर उसके सामने खड़े होकर स्टीफन ने उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैंने इस दिन का कितने सालों से इंतजार किया है। टीना मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है, तो क्यों ना इसे आपके लायक बनाया जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? स्टीफन ने पूछा। टीना ने उसकी छाती पर हाथ रखते हुए उसे एक तरफ धकेल दिया और कहा, आपने इतने सालों तक इस दिन का इंतजार किया है, तो आपको नहीं लगता कि आप इससे भी ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो? तो स्टीफन उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। टीना ने बैग से एक ब्लाइंड कोल्ड और हथकड़ी निकालते हुए कहा, मुझे 100% यकीन है आपको यह जरूर पसंद आएगा। यह सुनते ही स्टीफन की आंखें चमक उठी। सो? टीना ने पूछा। स्टीफन बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गया। जल्दी से उसे ब्लाइंड फोल्ड करके और हथकड़ी लगाकर टीना नीचे झुकी और बहुत ही सेड्यूस्ड टोन में बोली, नो चीटिंग, लेट मी गो एंड चेंज समथिंग सेक्सी ओनली फॉर यू। उसकी आवाज सुनते ही स्टीफन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से सिर हिलाया। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर टीना ने अपना बैग उठाया और वॉशरूम में घुस गई। अंदर जाकर टीना ने अपना फोन निकालकर जल्दी से कुणाल को कॉल किया और कहा, आप लोग भी अंदर आ सकते हैं। कुछ घंटे पहले हॉस्पिटल से बाहर रहने के बाद टीना ने कहा, क्या मैं कीर्ति के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ? मेरा मतलब है कि तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो और मैं अकेले रहकर बोर हो जाऊंगी, इसीलिए तुम उसके लिए मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गई, जो करना है करो, अंगद ने कहा। मैं तब तक कीर्ति के साथ यहाँ पर रहूंगी, टीना ने कहा। उसके फॉरहेड पर किस करते हुए अंगद ने कहा कि टीना और कुणाल के पास ही रहना ठीक है, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। टीना ने सिर हिलाया और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। हॉस्पिटल के अंदर यह कंफर्म करने के बाद कि अंगद बाहर से चला गया है, टीना ने अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उन सबके पास चली गई और जाकर उसने पूछा, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? लियो ने भौं चढ़ाकर पूछा, हेल्प से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं स्टीफन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप सभी की हेल्प कर सकती हूँ। उसकी बात काटते हुए कुणाल ने कहा, नहीं टीना, तुम इससे बाहर रहो, बिल्कुल तुम्हें इन सब में नहीं आना चाहिए। लियो ने कहा, वह अपनी छोटी बहन को उस क्रोकोडाइल के पास कैसे जाने दे सकता है जो उसे पूरा निगलने के लिए तैयार था? क्या आपको लगता है कि आप लोगों के पास मुझसे बेटर ऑप्शन है? टीना ने पूछा। तुम्हें इन सब के लिए खुद को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, रुद्र ने कहा। टीना ने कहा, मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और तुम दोनों जानते हो क्यों? कुणाल ने दांत पीसकर कहा, अंगद कभी इसकी परमिशन नहीं देगा। अगर तुमने यह सब अंगद को बताया तो वह कभी मुझे ऐसा करने नहीं देगा और मुझे बंद करके रखेगा और तुम्हें भी मारेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे कुछ मत कहो और जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करो, टीना ने कहा। टीना ने कुछ देर रुक कर पूछा, तो क्या प्लान है? टीना को अपनी पूरी प्लानिंग समझाने के बाद रुद्र ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हालांकि हम सब वहां होंगे और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन मैं अभी भी नहीं चाहता कि तुम इन सब में रहो। टीना ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यह करूंगी, वही करना चाहती थी, क्योंकि अगर वह इसमें सक्सेसफुल होती है तो वह स्टीफन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती है और यही वह चीज है जिसकी टीना विश करती थी। क्या तुम्हें यकीन है? लियो ने पूछा। जब टीना ने अपना सिर हिलाया तो सार्थक ने कहा, वह तुम्हें किसी बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम उसे तुम्हें छूने भी नहीं देंगे। कुणाल ने अपना सिर पकड़ लिया और फ्रस्ट्रेशन में कराह उठा, गॉड ही विल गोइंग टू किल मी। प्रेजेंट। फोन बैग में रखने के बाद टीना ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने मेन गेट खुलने की आवाज सुनी और साथ ही साथ स्टीफन की चीखने की आवाज भी। जब टीना बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा सार्थक ने स्टीफन को जबरदस्ती कुछ इंजेक्शन लगा दिए थे और बाकी दोनों लोगों ने उसे पकड़ रखा था। एक सेकंड के अंदर उसने देखा स्टीफन ने अगर स्ट्रगल करना बंद कर दिया और कुछ बड़बड़ाने लगा जो सुनाई नहीं दे रहा था। जब सार्थक ने स्टीफन की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाई तब भी उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी अपनी सारी ताकत खो रही है। सब कुछ अंदर लाओ, रुद्र ने कहा। कुछ टाइम बाद रॉकी और कबीर और कुछ आदमियों की मदद से उस कमरे के अंदर एक बड़ा सा लेकर आ गए। सब कुछ अरेंज करो और यह कंफर्म करो कि स्टीफन की उंगलियों के निशान है, रुद्र ने कहा। सार्थक ने स्टीफन के हाथों में इंजेक्शन लगाकर अपने ग्लव्स उतार दिए और कहा, चलो, पुलिस जल्द ही पहुंच जाएगी, मैं सब कुछ कंप्लीट करके आऊंगा। सिद्धार्थ ने बाकी सबके साथ कॉफीन और भी इलीगल
पैकेट को वहां पर रखते हुए कहा, यह रुद्र का प्लान था स्टीफन को ड्रग्स देकर उसे इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग के केस में फंसाने का। पुलिस के हाथों से रंगों हाथों पकड़े जाने के बाद उसे अपनी सीओ के पोजीशन से हटाना होगा, सबसे आसान होगा, और रुद्र उससे वह सब इंफॉर्मेशन भी ले लेगा जिसकी उसको जरूरत थी। तुमने ऐसा क्यों किया? लियो ने पूछा। हाँ, यह हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, कुणाल ने उसे देखते हुए कहा। तो रुद्र को देख टीना मुस्कुराई। रुद्र ने ही उसे रूम के अंदर आने से पहले वह डॉक्यूमेंट दिया था और उसे प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले स्टीफन के साइन लेने के लिए कहा था। बाहर स्टीफन के बारे में क्या हमें कोई और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? सार्थक ने पूछा। उसकी एक असिस्टेंट है लीला, वह भी इसी होटल में ठहरी है, हम उसकी मदद ले सकते हैं। लियो ने कहा, लेट्स गो, रुद्र ने कहा, और फिर वहां से सब लीला के रूम की तरफ चले गए। लीला के रूम के बाहर काफी देर तक खटखटाने के बाद जब लीला ने दरवाजा नहीं खोला तो रुद्र ने होटल स्टाफ से मास्टर की लाने को कहा। कि से दरवाजा खोलने के बाद रुद्र ने कहा, टीना पहले अंदर आओ और देखो कि हमारे लिए अंदर आना कन्वीनियंस है या नहीं। टीना ने सिर हिलाया और रूम के अंदर चली गई। जब सभी ने टीना की तीखी आवाज सुनी तो वह सब रूम के अंदर दौड़ पड़े। रूम के अंदर जब उन्होंने रूम के अंदर एंटर किया तो उन्होंने देखा लीला फर्श पर पड़ी हुई है और उसके चारों तरफ खून बह रहा है। उसकी नब्ज देखने के बाद सार्थक ने कहा, वह अभी भी जिंदा है, लेकिन हमें उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से गार्ड को लीला को लाने के लिए कहा। आर यू ओके? कुणाल ने टीना से पूछा, जो डर से कांप रही थी। खून से लथपथ फर्श पर पड़ी लीला को देखकर उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। तुम घर जाना चाहती हो? कुणाल ने पूछा। टीना ने अपना सिर हिला और कहा, हाँ। यह सुनकर कुणाल ने टीना को हाथ पकड़कर बाहर चला गया। रूम के बाहर जैसे ही वह दोनों बाहर आए उन्होंने देखा अंगद अपने कोल्ड चेहरे के साथ वहां पर खड़ा हुआ है और उन दोनों को अपनी लाल आंखों से घूर रहा है। और जैसे ही टीना और कुणाल ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो घबराहट में एक दूसरे से बातें करने लगे। टीना का हाथ पकड़कर अंगद ने पहले उसे सर से पांव तक अच्छे से चेक किया और फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंगद, कुणाल ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए अंगद ने कहा, कुणाल तुम एक शब्द भी मत कहो, मुझे तुमसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वो टीना को वहां से लेकर चला गया। हॉस्पिटल वह कैसी है? रुद्र ने पूछा। हम उसे बचाने में कामयाब रहे लेकिन उसके साथ रेप किया गया है, सार्थक ने कहा। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दो, मैं उसके सारे बिल पे करूंगा। या कंफर्म करो कि वह कंफर्टेबल हो, जब तक वह तैयार ना हो जाए उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर मत करना। इतना कहकर वह लियो के साथ वहां से चला गया। अपना फोन निकालते हुए लियो ने रुद्र को ट्रेडिंग न्यूज दिखाते हुए कहा, सीरियसली यू आर अ जीनियस। ट्रेडिंग न्यूज देखकर रुद्र के होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हाँ, मेरे शेयरों के बारे में मत भूलना, मैं अपने लॉयर से तुमसे कांटेक्ट करने के लिए कहूंगा और वह सब कुछ आराध्या के नाम पर होना चाहिए। रुद्र ने वहां से चलकर आराध्या के रूम की तरफ चला आया। रूम के अंदर जब रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या अभी भी सो रही है। सोफे पर बैठकर रुद्र ने अपना फोन निकाला और रॉकी को फोन किया। पुलिस से बात करो, मैं 48 घंटे के अंदर स्टीफन बेग को अपने बेस के अंदर चाहता हूँ, रुद्र ने कहा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, सर मैंने पहले ही सब अरेंजमेंट कर ली है और अगर मिस लीला कंप्लेंट फाइल करना चाहती हैं तो वह कर सकती हैं। हाँ, याद रखना हमेशा कुछ सीक्रेटली करना है, कम से कम अभी के लिए किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि सिद्धार्थ और सार्थक को भी नहीं, रुद्र ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। फोन को एक तरफ फेंक कर रुद्र ने गहरी सांस ली। स्टीफन बेग से निपटने के बाद रुद्र के लिए अब टेंशन का कुछ नहीं होगा। रुद्र अब यह सब कुछ खत्म करके अपनी वाइफ और बेबी के साथ शांति से रहना चाहता था और उसे खुद भी आराध्या की फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जानता था कि आराध्या को इधर उधर जाना और घूमना पसंद है, लेकिन उससे शादी करने के बाद उसे ऐसा करना बंद करना पड़ा क्योंकि यह अब उसके लिए सेफ नहीं था और रुद्र अपने होने वाले बच्चे की फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता था। रुद्र चाहता था कि उसका होने वाला बच्चा खुलकर अपनी जिंदगी जिए और बचपन को एंजॉय करे। फिर कुछ देर सोचते हुए रुद्र उसके पास बैठ गया और अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। किसी को अपने पास होने का एहसास पाकर आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे देखकर वह मुस्कुराई और उसकी ओर करीब चली गई। अब तुम कैसा फील कर रही हो? रुद्र ने पूछा।
मच बेटर, आराध्या ने कहा। हम तुम्हें अन्ना को और वैशाली को एक साथ बड़े कमरे में शिफ्ट करेंगे ताकि तुम सब एक दूसरे से बात कर सको और हमें कुछ चीजों को देखना है। रुद्र ने कहा, आप कब लौटेंगे? आराध्या ने पूछा। मैं तुमसे घर पर मिलूंगा मॉम, यहाँ आकर तुम सबको डिस्चार्ज करके घर ले जाएंगी, ठीक है? रुद्र ने कहा। मॉम आएंगी? गॉड, मैंने उन्हें सच में बहुत ज्यादा मिस किया, आराध्या ने कहा। थोड़ी देर रुक कर आराध्या ने पूछा, रुद्र, बलराज और दादाजी के बीच क्या हुआ और दादी बलराज को कैसे जानती हैं? यह सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी, मैं तुम्हें इसके बारे में रात को बताऊंगा। मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि आज रात दादाजी गार्डन में सो रहे हैं। फ्लेक्सी कंपाउंड, टीना ने अंगद की बाहें खींचते हुए पूछा, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? जब अंगद ने कुछ नहीं कहा तो टीना ने पूछा, क्या तुम कॉफी पीना चाहते हो? क्या तुम अपना फेवरेट ओरियो मिल्क शेक पीना चाहते हो? तो फिर मैं तुम्हारे लिए अभी रेडी करके लाऊंगी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंगद ने कहा और फिर अपनी शर्ट उतार कर बाथरूम के अंदर चला गया। हॉस्पिटल से जाने के बाद अंगद अपने बेस की ओर चला गया जहां उसकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन सरप्राइजली मीटिंग 1 घंटे के पहले ही खत्म हो गई, इसलिए वह वहां से सीधा हॉस्पिटल चला गया था। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे टीना कहीं नहीं दिखी और ना ही बाकी सब वहां पर थे। जब कीर्ति के पास जाकर उसने इस बारे में पूछा तो उसने बताया, रुद्र और बाकी सबके साथ टीना, कुणाल और लियो वहां से चले गए। यह सब सुनकर अंगद समझ गया कि क्या हुआ था। नहाने के बाद जब अंगद बाहर आया तो टीना ने अचानक अपनी टी शर्ट उतार दी और कहा, लेट्स मेक लव। तौलिया उस पर फेंकते हुए अंगद ने भौहें चढ़ाई और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह सब कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अभी तुमसे नाराज हूँ और मैं कुणाल से ज्यादा नाराज हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी लव मेकिंग करने के बाद भी साल साल हो सकता है, टीना ने कहा। वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता था टीना, वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। तुम्हें पता भी है कि जब तक मैंने तुम्हें वहां पर नहीं देखा तो मैं कितना टेंशन में था, अंगद ने कहा। लेकिन देखो अंगद, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ी हूँ और तुम जो चाहो कर सकते हो, टीना ने कहा और फिर अपनी बाकी कपड़े भी उतारने लगी। अंगद ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, टीना स्टॉप। अंगद की तरफ आते हुए टीना ने कहा, मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहते हो। जब टीना ने उसका हाथ पकड़कर उसके सीने पर रखा तो अंगद ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तुमसे नाराज हूं, अंगद ने कहा। टीना ने अपने हाथों को उसकी छाती पर घुमाते हुए कहा, अपनी नाराजगी या फिर मैं, तुम जो चाहो चुन सकते हो। तो अंगद ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें आज रात बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। अगली सुबह टीना जब सुबह अपने पूरे बॉडी में दर्द के साथ जागी, कल सच में अंगद ने उसको अच्छी पनिशमेंट दी थी। बेड से उतरकर बाथरूम के अंदर चली गई और फिर नहाने के बाद टीना ने अंगद की एक लंबी शर्ट पहनी और कमरे से बाहर निकल गई। जब वह अपने लिए कॉफी बना रही थी तब कुणाल अपार्टमेंट के अंदर आया और पूछा, अंगद कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल रात उसने क्या कहा? क्या वह अब भी गुस्से में है? क्या उसने मुझे डांटा? कुणाल ने पूछा। वह यह सब सोचकर पूरी रात सो नहीं पाया था कि वह अंगद को कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, टीना ने कहा। कुछ भी नहीं, कुणाल ने पूछा। जब टीना ने अपना सिर हिलाया तो कुणाल ने पूछा, क्यों? मेरा मतलब है कैसे? तुमने क्या किया? मुझे इसके बारे में बताओ ताकि मैं भी इसे ट्राई कर सकूं। मैंने कल रात उसे सेड्यूस किया और उसके बाद उसने मुझे पनिशमेंट भी दी है और यह भी कहा कि फिर कभी यह नहीं होना चाहिए। टीना ने कहा कि वह अब भी मुझसे नाराज है। कुणाल ने पूछा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने कहा। कुणाल ने भौं चढ़ाई और कहा, तुम्हें पता नहीं? क्या मतलब है इसका? दोनों ऐसा कर रहे थे तो क्या तुम उसे मुझे भी माफ करने के लिए नहीं कह सकती थी? टीना हंसी और बोली, नहीं, मैंने नहीं किया, मैं उस टाइम बहुत एंजॉय कर रही थी, इसीलिए मुझे इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। टीना, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? यह तुम्हारा ही प्लान था कि तुम यह करोगी, कुणाल ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मैंने उसे मुझे माफ करने के लिए कहा और उसने किया। अब तुम उसके वापस आने से पहले कुछ क्यों नहीं सोचते? टीना कॉफी का एक घूंट लेने से पहले कहा। तुम इससे पहले कि कुणाल अपनी बात पूरी कर पाता, अंगद अपने हाथों में बैग लिए अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुआ। कुणाल को इग्नोर करके उसके पास से गुजरते हुए अंगद ने टीना के फॉरहेड पर किस किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट प्लेस से ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। उसके होठों पर एक किस देते हुए टीना ने कहा, थैंक यू हनी, मैं यह सब करती हूँ। अंगद ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। टीना के जाने के बाद कुणाल का, हाँ अंगद, तुमने टीना को उस आदमी के पास क्यों जाने दिया? मैंने तुम्हारे
पास उसे भरोसा करके छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे, अंगद ने कहा। कुणाल ने आह भरते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन टीना इसका हिस्सा बनना चाहती थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुनी। तुम मुझे कॉल भी कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया, अंगद ने कहा। सॉरी अंगद, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन यह जीजा जी का आइडिया था और यह प्लान सक्सेसफुल भी रहा है। स्टीफन अभी जेल में है और वह अब से टीना या किसी को भी परेशान नहीं करेगा, कुणाल ने कहा। लेकिन फिर भी अगर उसने कुछ किया होता तो क्या होता, अंगद ने कहा। मैं वही सब कुछ देख रहा था, मैं उसे टीना के साथ कुछ भी गलत करने नहीं दे सकता था, कुणाल ने कहा। मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता, अंगद ने कहा। तो कुणाल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह हो सकता है मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सुबह सुबह उसकी फॉरहेड ब्रेकफास्ट लाने को तैयार हो। यह एक्चुअली टीना की गलती थी या उसका प्लान था? टीना बेवकूफ है, लेकिन तुम तो स्मार्ट हो, कुणाल, अंगद ने कहा। कुणाल ने अपनी भौहें गहरी कर ली और कहा, अरे ऐसा है क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कल रात तुम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था? अब क्योंकि कल रात तुम दोनों ने प्यार करते हुए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और अब तुम सब चीजों का ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो? उसकी बात सुनकर जब अंगद ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो कुणाल ने कहा, अब मेरी बात सुनो अंगद, मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकता या पूरी रात तुम्हें खुश नहीं कर सकता जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया था, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम जो कहोगे मैं कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकता। कुणाल के सिर पर हाथ फेरते हुए अंगद ने हैरानी से कहा, गॉड, कुणाल तुम्हारे साथ सोना चाहता है? अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, कुणाल ने हंसते हुए कहा। ठीक है, फिर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। हाँ, तुम्हें पूरे 1 महीने तक सारी मीटिंग अटेंड करनी है, अंगद ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर कुणाल की बाह पर मुक्का मारते हुए अंगद ने कहा, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। मुझे पता था कि तुम आओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट भी ले आया हूँ। तुम कीर्ति को भी बुलाओ, फिर हम सब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे, टीना ने कहा। हॉस्पिटल, अगर तुम कंप्लेन फाइल करना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा, रुद्र ने कहा। हाँ, तुम्हें किसी बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। अपने आंसू पोंछते हुए लीला ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सिंघानिया मुझे में ऐसा करने की हिम्मत है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी माँ अक्सर कहती हैं कि एक औरत एक आदमी के कंपैरिजन में 100 गुना मजबूत होती है। हम आदमी सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन औरतें मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। तुम जितना सोचती हो उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम स्टीफन जैसे कुछ आदमी तुम जैसी लड़कियों को भी मोटिवेट करते हैं और तुम हो या महसूस करती हो कि तुम कितनी कमजोर हो, लेकिन तुम्हें फाइट करना है। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए रुद्र ने कहा, मुझे बस तुम्हारी सहमत की जरूरत है, उसके बाद मैं यह कंफर्म कर लूंगा स्टीफन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उससे 1000 गुना ज्यादा उसे सजा मिले। यह सुनकर लीला फूट फूट कर रोने लगी और कहा, मेरे पास कभी कोई नहीं था जो हर सुख दुख में मेरा साथ दे। मैं बहुत लंबे टाइम से अपनी फैमिली की देखभाल कर रही हूँ और जब आप सब मुझसे कह रहे हैं कि आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, उसके सिर को थपथपाते हुए रुद्र बोला, बेवकूफ लड़की, तुम मेरी बहन की तरह हो और मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तुम्हें किसी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लीला मुस्कुराई और सिर हिलाया। अभी आराम करो, रुद्र ने कहा। लीला ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे वापस जाना है, मेरे पिता और भाई अकेले हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें आराम करना है। मैं किसी को तुम्हारे पापा और भाई को यहाँ लाने के लिए कहूंगा, रुद्र ने कहा। स्टीफन बैग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बैग के अंदर है, प्लीज आप इसे ले लीजिए, मुझे यकीन है कि आपको बाद में इसकी जरूरत होगी, लीला ने कहा। अभी के लिए आराम करो और इसके बारे में मत सोचो, रुद्र ने कहा और फिर सिद्धार्थ के साथ रूम से बाहर निकल गया। बाहर तो तुम मुझसे सिंघानिया इंडस्ट्रीज में उसे जवाब दे रहे हो या फिर मुझे उसे ले जाना चाहिए, सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं काबिल लोगों को नहीं देता, मैं उसे रख लूंगा। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, ठीक है, कुछ देर
रुक कर सिद्धार्थ ने पूछा, रुद्र तुम स्टीफन बैग के साथ क्या करने का प्लान बना रहे हो? सीक्रेट, रुद्र ने कहा। हम सबसे सीक्रेट रखने लगे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। आई डोंट नो, इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। बेस विशाल अपने सिर और पेट में तेज दर्द के साथ उठा। उसे अपनी बॉडी में बहुत कोल्ड फील हो रहा था। जब विशाल ने उठने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि वह बर्फ के एक बड़े ब्लॉक में गार्ड नस कितने घंटों से सो रहा था। नीचे उतरने के लिए विशाल स्ट्रगल करने लगा कि तभी उसने देखा उसके हाथों में लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें बंधी हुई हैं। तभी दरवाजा खुला और सार्थक और कुछ आदमियों के साथ अंदर आया। कोई बात नहीं, तुम कोशिश कर सकते हो लेकिन तुम इससे बच नहीं सकते, विशाल, सार्थक ने कुर्सी खींचने से पहले कहा। अपने आदमियों को कुछ नीचे खींचने का इशारा करते हुए सार्थक ने कहा, तुम बैठकर अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हों को एंजॉय क्यों नहीं करते? तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, विशाल ने धीमी आवाज में कहा। सार्थक ने दिल खोलकर हंसा और कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मुझे अंजाम भुगतने की बात कर रहे हो? लाइक सीरियसली? तुम्हारी पूरी बॉडी में पर्पल निशान हो गए हैं और मैं यहाँ पर अपना स्पेशल पॉइजन तुम्हें इंजेक्ट करने के लिए आया हूँ। तुम पॉइजन? विशाल बड़बड़ाया। सार्थक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। ओ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। कोर्स यू डिजर्व समथिंग दैट इज गोइंग टू किल यू। अपने ग्लव्स पहने हुए सार्थक ने कहा, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं जैसे ही तुम्हें यह इंजेक्ट करूंगा तुम्हें पसीना आने लगेगा। 1 सेकंड के बाद तुम्हें अपने सीने में दर्द होगा, फिर सांस लेने में तकलीफ होगी और फिर तुम्हारे पूरे बॉडी में दर्द होगा। तुम्हारा हार्ट बीट रुक जाएगा, तुम्हारे नाक और मुंह से खून बहने लगेगा और फिर माइग्रेन का पेन। उसके बाद हार्ट अटैक आकर के मर जाओगे और तुम्हारी लीवर से भी खून बहना शुरू हो जाएगा और तुम्हारी हड्डियां पिघलने लगेंगी। क्या आसान मौत है तुम्हारे जैसे एक नीच इंसान के लिए? विशाल ने यह सुनकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी को पॉइजन देना गलत है। अरे कौन कह रहा है? जो खुद किसी भी इंसान को बहुत बेरहमी से मारता है अब उसे डर लग रहा है। सार्थक ने आदमियों को पॉइजन को बाहर निकालने का इशारा करने से पहले कहा। विशाल, क्या तुम्हें ग्रीन कलर का लिक्विड दिख रहा है? इसे बनाने में मुझे 1 महीने का टाइम लगा। मुझे इतने लोगों की मदद लेनी पड़ी। यह एक मुश्किल काम था लेकिन डोंट वरी, यह पॉइजन तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करेगा। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही तो मर जाओगे, सार्थक ने कहा। फिर सार्थक ने उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आसान मौत है ना? ठीक है हरलाग, तुम एक आसान मौत के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें तुम्हें ऐसे ही मारना है। फिर सार्थक को अपनी ओर आते देख विशाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके बॉडी के अंदर पॉइजन इंजेक्ट करते हुए सार्थक ने विशाल के कंधों को थपथपाया और कहा, सच कहूं तो तुमसे मिलना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम्हें मारने में बहुत मजा आया। इतना कहकर वह उस रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही पॉइजन उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया, विशाल को अपने शरीर में गहरा पसीना आता हुआ महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी और उसे पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। विशाल अपने बालों को पकड़कर दर्द से कराह उठा। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। फिर सीने को पकड़कर विशाल ने खुद को हल्का करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड में विशाल जमीन पर गिर पड़ा। वह महसूस कर सकता था कि उसके कान और नाक से खून बह रहा है। ऊपर की ओर देखते हुए विशाल ने कुछ हवा पकड़ने के लिए भारी सांस ली लेकिन वह नहीं कर सका। अब उसने मुट्ठी में हाथ डालने की कोशिश की तो उसे अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। जल्द ही उसके पूरे बॉडी ने अपनी पूरी ताकत खो दी और कब उसे अपनी उंगली भी उठाई नहीं जा सकती थी। अपनी पूरी जिंदगी में इतनी साजिश और गलत काम करने के बाद आखिर में विशाल को क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। अब जब वह अपनी मौत से कुछ ही सेकंड दूर था, विशाल ने सोचा कि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है वह इसी के लायक था या नहीं। वह आसानी से अपनी पहली वाइफ के साथ खुशहाल जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पिता के नक्शे पर चलने का फैसला किया और अब वह यहाँ फर्श पर अकेला पड़ा था। विशाल खुद पर हंसते हुए मुस्कुराया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अब पछताने का क्या फायदा था? उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी और अब उसे वह मिल रहा था जिसका वह हकदार था। जल्द ही उसकी आंखें धुंधली हो गई। विशाल ने कई बार अपनी पलकें झपकाई जब उसने अपनी पहली पत्नी को अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ खड़ा देखा। उसके बाद उसने उसके साथ बिताए खास पलों के बारे में सोचने लगा। जल्द ही विशाल को खून की उल्टी होने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से वादा किया कि वह अपनी अगली जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करेगा और एक बेहतर जिंदगी जिएगा। सिंघानिया मेंशन।
जब रुद्र, सार्थक और सिद्धार्थ सिंघानिया पैलेस के अंदर आए तो उन्होंने देखा सभी लेडीज लिविंग रूम में बैठकर आपस में खुशी खुशी बातें कर रही थी। अरे देखो, वह सब आ गए, साक्षी जी ने कहा। मॉम डैड कैसे हैं? रुद्र ने पूछा। वह अब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने पहले जाकर अपनी दादी जी को चेक करना चाहिए, साक्षी जी ने कहा। हाँ, मेरा मजाक बनाना बंद करो, दादाजी डाइनिंग टेबल से चिल्लाए। बात करना बंद करो और कमेंट करो, मैं आज यह सभी से चाहती हूँ, दादी चिल्लाई। यह सब क्या हो रहा है? सार्थक ने पूछा। वैशाली ने हंसते हुए कहा, वेल दादाजी दादी के लिए लव लेटर लिख रहे हैं। वापस लौटने के बाद दादी ने अपने बॉक्स से वह सभी लेटर निकाल लिए और सभी को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। और उन्होंने अपने हस्बैंड का समझकर इतने साल तक संभाल कर रखा था, आपके लिए यही सही है, रुद्र चिल्लाया। तुम सब अपनी वाइफ को रूम में लेकर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, मैं डिनर रेडी करके तुम सबको नीचे बुलाती हूँ, साक्षी जी ने कहा। मॉम, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आराध्या ने कहा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए डार्लिंग, साक्षी जी ने कहा। हम दादी की मदद कर सकते हैं, सैम और अक्षित दादी की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाए। उन दोनों को मुस्कुराता देखकर साक्षी जी का चेहरा चमक उठा। सैम से मिलने और उसके साथ जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद साक्षी जी ने उसकी बहुत केयर की और वह उसे बहुत प्यार करती थी। ओके, तुम दोनों आज के लिए मेरे असिस्टेंट हो सकते हो, साक्षी जी ने कहा। पहले तुम दोनों जाओ और जाकर अपने कपड़े बदल लो, उसके बाद तुम दोनों दादी की हेल्प कर सकते हो, रुद्र ने कहा। अक्षित और सैम ने अपना सिर हिलाया और ऊपर की ओर दौड़ पड़े। बी केयरफुल, ऊपर मत दौड़ो, दादी चिल्लाई। आराध्या, क्या हुआ? उस दिन का वह छोटा बच्चा नहीं है? वैशाली ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसका कोई पेरेंट्स या मॉम डैड नहीं है? अंबिका ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसके पास कोई नहीं है। अरे यह बहुत बुरा है, वैशाली ने कहा। जाओ और सब आराम करो, मैं जाकर देखती हूँ कि तुम्हारे दादाजी क्या लिख रहे हैं, दादी डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोली। सार्थक और सिद्धार्थ अपने वाइफ को लेकर चले जाने के बाद साक्षी जी ने कहा, रुद्र, उनकी बात बीच में काटते हुए रुद्र ने कहा, मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हैं, मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। अपने बेटे की बातों से सेटिस्फाइड होकर साक्षी जी किचन के अंदर चली गई। आराध्या, चलो ऊपर चलते हैं, रुद्र ने कहा। रूम के अंदर आराध्या को स्टीफन के बारे में सब कुछ बताने के बाद रुद्र ने कहा, आई विल सेटल डाउन एवरीथिंग टुमारो। आराध्या ने आह भरते हुए कहा, मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, मैंने किसी को लीला का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा है, वह सच में एक मेहनती लड़की है। वह बेक इंटरप्राइज से जो कुछ भी कमाती थी वह उससे अपने पापा का इलाज और अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी, रुद्र ने कहा। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए रुद्र ने कहा, आज लीला को देखकर मुझे अंशिका की याद आती है। अंशिका भी बिल्कुल ऐसी ही थी जब मैं उससे पहली बार मिला था। हाँ मिस्टर हस्बैंड, आपको पता है आपने बहुत काइंड हार्टेड हैं और मुझे आपका यह साइड बहुत पसंद है, आराध्या ने कहा। थोड़ी देर रुकते हुए आराध्या ने आगे कहा, अंशिका सच में बहुत लकी है, वह आपसे मिली और आज वह समर्थ के साथ कितनी खुश है, और लीला भी। लेकिन मैं खुद को सबसे ज्यादा लकी समझती हूँ क्योंकि मैंने आपसे शादी की है। नहीं आराध्या, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली, रुद्र ने कहा। उसके बाद डिनर करने के बाद सिद्धार्थ और सार्थक अपनी वाइफ के साथ वहां से चले गए। फिर आराध्या को सुलाने के बाद रुद्र अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया जहां पर रॉकी और रजत उसका इंतजार कर रहे थे। स्टडी रूम के अंदर कबीर कहाँ है? रुद्र ने पूछा। अपने अपार्टमेंट में, रॉकी ने कहा। हाँ, क्या तुमने सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए? रुद्र ने पूछा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, यह पता चला है कि स्टीफन बहुत लंबे टाइम से अपने इलीगल बिजनेस को चला रहा था और उसने चार्ल्स बेक को चेयरमैन की पोजीशन से हटाने के लिए शेयर होल्डर्स को कहा भी था। हमारे पास जितने प्रूफ हैं उससे स्टीफन बेक को सारी जिंदगी जेल में बिता सकता है। हाँ, क्या तुमने पुलिस से बात की? रुद्र ने पूछा। रुद्र की बात सुनकर रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, बस वह सुबह तक हमारे बेस पर होगा। बहुत अच्छा, तुम दोनों को घर जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए, रुद्र ने कहा।
थोड़ी देर रुकते हुए रुद्र ने कहा, रजत, क्या तुमने किसी से लीला के पापा और भाई को यहाँ पर लाने के लिए कहा था? वह अभी रास्ते में है बॉस, रजत ने कहा। हाँ, सार्थक से कांटेक्ट करके उसके पापा की सभी ट्रीटमेंट चालू कर दो, उसके सारे पैसे मैं दूंगा, रुद्र ने कहा। ठीक है बॉस, रजत ने कहा। रॉकी, तुम लीला से बात करके स्टीफन के एक्टिविटीज के बारे में जानने की कोशिश करो। मैं ऐसा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता जिससे फ्यूचर में परेशानी हो, रुद्र ने कहा। बॉस, विशाल की बेटी कियरा गायब है, रॉकी ने कहा। रॉबिन उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, रुद्र ने कहा। बॉस, क्या मैं आज से बेस पर रह सकता हूँ? रॉकी ने पूछा। क्यों, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रह रहे थे? रुद्र ने पूछा। यह सुनकर रजत ने हंसते हुए कहा, बॉस, हमारे रॉकी का कल रात ब्रेकअप हो गया था, उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी। पुअर रॉकी नाउ सफरिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, रॉकी ने भौं चढ़ाई और कहा, शट अप, आई एम नॉट हार्ट ब्रोकन। और सैड, ठीक है, तुम बेस पर रह सकते हो, तुम दोनों अभी जा सकते हो और कल सुबह तक सब कुछ पूरा कर सकते हो, रुद्र ने कहा। उस रात में पूरे कंट्री में एक न्यूज फैल गई। जब सार्थक ने ट्रेडिंग न्यूज देखी तो उसने अपनी भौहें उठाई और सिद्धार्थ को कॉल किया। क्या तुमने न्यूज देखी? सार्थक ने पूछा। हाँ, मैंने देखा, सिद्धार्थ ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह रुद्र है? सार्थक ने पूछा। सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। मैंने सुना है कि कल सुबह हमारे बेस में एक सीक्रेट मीटिंग है, सार्थक ने कहा। बेस, किसने कहा तुमसे यह? सिद्धार्थ ने पूछा। मैंने सुन लिया, सार्थक ने कहा। तो फिर? सिद्धार्थ ने पूछा। सार्थक मुस्कुराया और बोला, चलो चलते हैं और सबको सरप्राइज करते हैं। स्टीफन बेग जग गया जब उसने महसूस किया कि कोई उसे किसी नुकीली चीज को चुभा रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए स्टीफन चिल्लाया जब उसने देखा कि एक लड़का फर्श पर बैठा है और उसके पेट पर ब्लेड से कुछ खींच रहा है। अपना सिर झुकाते हुए कबीर ने अपने होठों का पाउच बनाया और कहा, अपनी ड्राइंग पूरी नहीं कर सका? आओ कुछ और देर के लिए सो जाओ ताकि मैं इसे पूरा कर सकूं। यह मेरा पेट है, कैनवास नहीं। और तुम पागल हो क्या? ऐसा कौन करता है? कबीर से कई मीटर दूर अपने शरीर को घसीटते हुए स्टीफन चिल्लाया। उसके सामने खड़ा लड़का डेंजरस वाइब दे रहा था जिससे उसके पूरे बॉडी में सिरहन होने लगी और वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कबीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लोग अक्सर मुझे पागल कहते हैं और मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन सिर्फ पागल मेरे लिए ये सही शब्द नहीं है। मैं असल में एक जानवर या राक्षस हूँ जो अपने हाथों को आपके खून से ढकने के अलावा कुछ नहीं चाहता। थोड़ी देर रुक कर कबीर ने कहा, तुम लकी हो कि मुझे तुम्हें छूने की परमिशन नहीं, अदरवाइज अब तक तुम्हारे पास कान आंख नहीं होती। अरे तुम्हें पता है कि जब से मैंने तुम्हारी अट्रैक्टिव लेकिन डेंजरस ग्रे कलर की आंखों को देखा तब से मैं कितना ललचा रहा हूँ। फिर कबीर एक नुकीली मोटी सुई की तरफ की चीज उठाई और उसे स्टीफन की आंखों के पास लाया और कहा, मुझे बस इसे इन आंखों में चुभोने दो और फिर इसे आपकी सीक्रेट से बाहर निकालने का मन कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। फिर उस चीज को नीचे रखते हुए कबीर ने कहा, कंसीडर योर सेल्फ लकी। कबीर के खतरनाक शब्दों को सुनकर स्टीफन कांप गया। उसे अपनी पूरी बॉडी में एक सिरहन सी महसूस हुई। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, स्टीफन चिल्लाया। जल्दी क्या है मिस्टर बैक? रजत के साथ उस रूम के अंदर आते हुए रुद्र ने पूछा। तुम तो वही हो जिसने मेरा किडनैप किया, यह लीगल है, स्टीफन चिल्लाया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, कबीर तुम बाहर जाओ। कबीर ने सिर हिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद रजत को दरवाजा बंद करने का इशारा करते हुए रुद्र एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम अभी अपनी फैमिली और पूरे पब्लिक के लिए मर चुके हो, इसीलिए अब सब कुछ लीगल है, स्टीफन ने भौचक्का होकर पूछा। व्हाट डू यू मीन? अरे चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रजत को टैब दिखाने का इशारा करते हुए रुद्र ने कहा। ट्रेडिंग न्यूज को देखते ही स्टीफन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह मैं जिंदा हूँ, वह कैसे कर सकते हैं? यह तुमने क्या किया? स्टीफन चिल्लाया। अपने कानों को रगड़ते हुए रुद्र ने कहा, चिल्लाना बंद करो, मुझे जाने दो, स्टीफन चिल्लाया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। वह अमेरिका में बैडमिंटन में है, स्टीफन ने कहा। यह सुनकर रुद्र जोर से हंसने लगा और कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो स्टीफन? तुम्हारे पास अभी भी मुझसे झूठ बोलने के लिए हिम्मत है? स्टीफन भौचक्का होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चार्ल्स बेक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा एलेक्स कहाँ है? रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनते ही स्टीफन के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। मुझे कैसे पता? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे पता है, लेकिन
लेकिन यह सब बातें छोड़ो, मुझे अभी यह जानना है तुम्हारे फादर अभी कहाँ हैं। रुद्र ने कहा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।